Hi plus 1 students. It has been long time that I did not make any video. Due to some reason, I could not make any video, but I promise you now onwards you will be getting videos regularly. Please watch this video which is made on alkenes. Children, आपको concept clear करने में अगर मेरी videos help करते हैं, then this is an earnest request to you. Please subscribe my channel. समझो केमिस्ट्री डिटेल में. लिंक ऑफ द चैनल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. एल्किन्स शुरू करते हैं. एल्किन्स में हम सबको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं. अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से हम सबको पता है देयर इज ए सिग्मा बॉन्ड एंड देयर इज ए पाई बॉन्ड. सो अगर हम इथीन को एज एग्जाम्पल लेते हैं तो इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह सा है. Each carbon atom is having one p orbital like this, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल पोजीशन में है. Now they will undergo sideways overlapping and will form a pi bond. तो ये जो sideways overlapping करना है, तो in order to have effective overlapping, sideways overlapping effectively हो, इसलिए ये जो आपके p orbitals है ये थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं. क्लोज आ जाने के बाद ही इनके बीच में इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होती है और यही वजह है कि डबल बॉन्ड जो बनते हैं इट इज शॉर्टर देन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड है. नाउ ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट इज नॉट सिमेट्रिकल. हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अबव द प्लेन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड हाफ विल बी बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड. कुछ ऐसा. Now see, due to this unsymmetrical electron cloud, ये जो आधा हिस्सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि along the internuclear axis है उसके ऊपर में आधा हिस्सा, नीचे आधा हिस्सा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट विल बी लूजली हेल्ड बाय द टू कार्बन एटम्स एंड लूजली हेल्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं और दो कार्बन एटम इनको इतना स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रखते. यही वजह है कि जो एल्केन्स जो है दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सो जनरली दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल्स इजिली यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं towards the pi electrons. So we can say that alkenes as compared to alkanes are less stable. ये easily react कर जाते हैं. यही वजह है कि alkenes का reactivity alkanes के comparison में ज़्यादा है and they change readily into the single bonded compounds by the addition of the electrophilic reagents. So यही है structure of alkene जो कि हमने इथीन को लेकर के यहाँ पे आपको describe किया. Now let us come to nomenclature of alkane. So let us name this compound first of all. यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है nomenclature में alkane के केस में कि the double bond should be included in the parent chain. तो parent chain के अंदर आपको double bond को include करना है और आपको नंबरिंग उस तरह से करना है ताकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को जो है लोअर नंबर मिले. So ये होगा आपका चेन. ये इस तरह से होगा. अगर आप इससे ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स होंगे. अगर आप सीधा जाओगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो रहा है. सो आपको इस तरह से जा करके ये जाना पड़ेगा. ये होगा आपका पेरेंट चेन. नंबरिंग आपको जो है राइट हैंड साइड से करना पड़ेगा बिकॉज राइट हैंड साइड से करोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को क्या मिलेगा, लोअर नंबर मिलेगा. यू कैन सी दैट ऑन द थर्ड कार्बन एटम देयर इज अ मिथाइल ग्रुप. सो वी हैव टू प्रीफिक्स इट. 3 मिथाइल हमें प्रीफिक्स करना है तो 3 मिथाइल. उसके बाद जो वर्ड रूट यहाँ पे यूज होगा वो वर्ड रूट क्या यूज होगा, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स यूज होगा. सो हेक्स. उसके बाद ये 3N ये हो गया इसका नेम. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सी ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एल्केन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने पीछे जब एल्केन का वीडियो बनाया था तब भी आपको हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें ब्रांचिंग होती है. सो आपको नंबरिंग जो है ये आपका पेरेंट चेन होगा, ये पेरेंट चेन होगा, यहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा. तो देखिए 1 2 3 4 5. सो ये कंपाउंड को अगर आप सोचोगे कि यहाँ से अगर हम जाए तो भी तो डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, ये नीचे से आप अगर इस तरह से जाओगे तो भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो रहा है. अगर हम यहाँ पे अगर इस तरह से जाएंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे.
इसीलिए हम जो है ये चेन को लेंगे, ये सीधा चेन को लेंगे और राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होगा। एक तो ये और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सो नंबरिंग करते हैं और उसके बाद नेम करते हैं। सो यू कैन सी कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे हम? जिस कार्बन एटम से ये पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है इस कार्बन एटम को मिलेगा नंबर 1 और जो है आप या तो नंबर 2 इसको दे दो या नंबर 2 इसको दे दो, तो हम इसको देते हैं। सो नाउ लेट अस नेम दिस कंपाउंड। देखिए मिथाइल ग्रुप जो है सेकेंड कार्बन एटम और जो है फोर्थ कार्बन एटम में 2 है। सो आपको जो प्रीफिक्स करना पड़ेगा वो क्या प्रीफिक्स होगा? 2 4 4 और उसके बाद ट्राई मिथाइल एंड देन on the third carbon atom this complex substituent is there. so हम क्या करेंगे उसके बाद आगे हाइफन देकर के 3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर हाइफन पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। इट विल बी 1 मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन एटम है तो 1 मिथाइल इथाइल। इसके बाद हम एल्केन का नाम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन एटम है तो हम लिख देंगे पेंटेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो ये था nomenclature. Now let us discuss isomerism. Alkenes undergo structural isomerism as well as stereoisomerism. अब stereoisomerism 2 टाइप का है। एक तो है geometrical isomerism जिसको cis trans isomerism कहा जाता है और दूसरा है optical isomerism। तो alkenes में geometrical isomerism देखा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं structural isomerism। इथीन और प्रोपीन को छोड़ देने से एल्केन्स में 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम वाला जो एल्केन्स है दे शो बोथ पोजीशन एंड चेन आइसोमरिज्म। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन का C4H8। तो इसके जो आइसोमर्स है जो कि पोजीशन और चेन आइसोमर्स कहा जाता है जिनको, दे विल बी दिस इज ब्यूट 1 in and this is ब्यूट 2 in। And one more we can draw the structure. The molecular formula will remain the same, that is this one, CH2 double bond C, there is one branch CH3. You can see this one also is having the same molecular formula like these two. तो ये जो है इसमें ब्रांच है, बाकी ये दोनों में कोई ब्रांच नहीं है। These are straight chain compounds. So ये दोनों को तो हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे 1 और 2 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इट इज ब्यूट 1 in and in this compound the double bond is in the second position. So ब्यूट 1 in and ब्यूट 2 in they are the position isomers. But then number 1, अगर इसको हम नंबर 1 बोले, इसको हम नंबर 2 बोले और if this one is number 3 then we can write number 1 and number 2 they are position isomers and number 1 and number 3 these two will be chain isomers as well as number 2 and number 3 ये दोनों भी एक दूसरे का चेन आइसोमर्स होंगे। चेन आइसोमर मतलब एक में अगर स्ट्रेट चेन है दूसरा में ब्रांच है तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियर या तो चेन आइसोमर्स। नाउ लेट अस डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पाई बॉन्ड जो कि प्रेजेंट है एल्कीन में, आपको पता है C डबल बॉन्ड C मतलब one bond is sigma bond, another bond is pi bond. This pi bond prevents the free rotation about the carbon-carbon double bond. So I have written hindered rotation around the carbon-carbon double bond. So pi bond के फॉर्मेशन के लिए 2 p ऑर्बिटल के इस टाइप का पोजीशन जो है जरूरत है, इस टाइप का पोजीशन पैरेलल पोजीशन जरूरत है। अगर हमने रोटेट कर दिया तो क्या होगा? पाई बॉन्ड विल ब्रेक। पाई बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अबाउट 250 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है चाहिए एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स को इतना एनर्जी नहीं मिलते हैं एंड दैट्स वाई पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ जो रोटेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, प्रोहिबिटेड हो जाते हैं। इसको समझने के लिए जो है एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल दे करके या तो आपको कुछ शो करके मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए
ये दो कार्डबोर्ड है, दो पेपर के पीसेस को कट करके मैंने इसको बनाया है। अगर ये जो बीच में हमने एक स्टिक लगा दिया है, इसी तरह से सपोज कि ये एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, इसको फिक्स करके आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये रोटेट कर सकते हो, रोटेशन में कोई दिकदारी नहीं है। तो ये जो रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं अगर एक ही बॉन्ड दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो गया। अब मैं दिखाती हूँ क्या सिचुएशन होगा अगर दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। सपोज इस तरह से अगर दो स्टिक से हमने ये दो कार्डबोर्ड को जोड़ दिया बीच में से, तो क्या होगा, आप रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं बिकॉज हमने दो एंड को ही इस तरह से बंद कर दिया। ये तो एक स्टिक है इसलिए थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन अगर ये बोर्ड पिन होता तो बोर्ड पिन से आप बहुत अच्छे से देख सकते थे कि दो साइड अगर इस तरह से बंद है तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा को हम जो है घुमा नहीं पाएंगे। यही सिचुएशन होते हैं जब एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है दो कार्बन एटम के बीच में। दो साइड अगर बंद है तो जो है फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इस वजह से क्या होते हैं, जो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड जो एटम्स या तो ग्रुप्स है उनका रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो भी फिक्स्ड हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई जो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स है, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मतलब समझ लो कि जहां पर एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स है वो अगर कोई अल्काइल ग्रुप से जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है तो उनमें दो टाइप का आइसोमर्स के फॉर्मेशन होता है, जिसको अभी हम आपको और समझाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से जो रिलेटिव पोजीशंस है एटम्स या तो ग्रुप्स का अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने HA और HB दो हाइड्रोजन एटम को हमने HA नाम दिया है और HB नाम दिया है। ये HA और HB जो है रोटेट करके अपना पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग के बगैर ये HA HB अपना पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स में जो है दो डिस्टिंक्ट आइसोमर्स बन जाते हैं। एक आइसोमर में तो क्या होता है, जो सिमिलर ग्रुप्स या तो सिमिलर एटम्स है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं, और दूसरा में क्या होता है, जो सिमिलर एटम्स या तो सिमिलर ग्रुप्स है ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में होते हैं। उसको हम अभी देखते हैं। सपोज हम लेते हैं ब्यूट2इन जिसका फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट2इन। तो इसके दो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसमें अरेंजमेंट, ये जो दो कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो दैट मीन्स तो इस टाइप का दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। C डबल बॉन्ड C, एक अरेंजमेंट में तो दोनों CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में होंगे, और दूसरा में ये जो आइसोमर है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप दो हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड में है, इसको हम कहेंगे सीज ब्यूट2इन, और इसको हम कहेंगे ट्रांस ब्यूट2इन। इसमें जो दो मिथाइल ग्रुप्स है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के ऑपोजिट साइड में है, हाइड्रोजन एटम्स भी ऑपोजिट साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस और इसको हम बोलेंगे सीज। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में जितना बताना था आपको हमने बताया। अभी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उसमें किस टाइप का डिफरेंसेस होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिफर करती है सीज और ट्रांस आइसोमर्स में, दे आर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट। ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज में सीज और ट्रांस आइसोमर आपस में एक दूसरे को डिफर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में सीज आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में देखा जाए तो जो ट्रांस आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सीज आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, हायर होता है। रीजन क्या है, यहाँ पे जो ट्रांस आइसोमर है जिसमें आप देख रहे हो, जैसे हमने ब्यूट2इन का एग्जांपल लिया है, तो इसमें जो ट्रांस ब्यूट2इन है इसमें जो
मिथाइल ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है। सो ट्रांस आइसोमर में सिमिलर एटम्स या तो सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में होने के कारण जो ट्रांस आइसोमर है उसको जो है सिमेट्रिकल माना जाता है, और ये सिमेट्रिकल होने के नाते क्रिस्टल लैटिस में ये बहुत अच्छे से जो है पैक हो जाते हैं। एंड सो मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट विल बी वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर। एंड सो अगर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर स्ट्रांग होगा, इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट of trans isomer will be higher than that of cis isomer। cis isomer में जो सिमिलर ग्रुप्स या तो सिमिलर एटम्स हैं ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के सेम साइड में होने के नाते इनको माना जाता है दे आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर एंड सो दे डू नॉट पैक वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। सो मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो cis आइसोमर में क्या होगा, लेस होगा। सो cis आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट से लो होगा। सो ये हमने दोनों टाइप का आइसोमर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है उसका रीजन है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस बिटवीन द cis आइसोमर एंड द ट्रांस आइसोमर। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ cis आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर। रीजन क्या है यहाँ पे, cis आइसोमर में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि द cis आइसोमर इज हैविंग अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, द लाइक ग्रुप्स और द लाइक एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सो जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी वीकली हेल्ड and that's why lesser amount of energy is required for breaking the crystal lattice, and so the cis isomer is having comparatively greater solubility than compared to trans isomer। तो इसको नोट करके आपको फिर दिखाते हैं। Next we will discuss dipole moment। Let us discuss now about the dipole moment। dipole moment में आप देख पा रहे हो कि जो cis आइसोमर है ब्यूट2इन का जो cis आइसोमर है उसमें डाइपोल मोमेंट जो है एक नेट डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज ये जो दो CCH3 बॉन्ड है ये जो बॉन्ड्स के जो डाइपोल मोमेंट है जिसको हम बॉन्ड डाइपोल भी बोलते हैं, दीज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो बॉन्ड डाइपोल है ये 60 डिग्री एंगल में एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसब्यूट2इन देखो तो ट्रांसब्यूट2इन में जो CCH3 बॉन्ड का इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो ट्रांस आइसोमर है ब्यूट2इन का वो उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो है 0 होगा। हम डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू 0 हियर। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेंट2इन का एग्जांपल ले, पेंट2इन में एक साइड में तो कार्बन एटम के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है और दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से दूसरा जो है उसके साथ एक CH2CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका अगर cis आइसोमर हम ले तो cis आइसोमर नेचुरली यू कैन सी ये जो CCH3 बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और CH2CH3 बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ वही 60 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है एंड इट विल हैव ए डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट होगा। सो इट इज मोर पोलर। और इसके केस में जो ट्रांसपेंट2इन है ये ट्रांसपेंट2इन का डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट वैल्यू अलग होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो है एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें CH2CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इसमें दोनों में ही CH3 अटैच था। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स है इंडिविजुअल CCH3 एंड CH2CH3 दे विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट एंड सो दे विल not cancel out each other, but then of course there will be some जो है डाइपोल मोमेंट जो है लेस होगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में ही है। तो टू सम एक्सटेंट एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट को टू सम एक्सटेंट कैंसिल कर देगा और जो ट्रांसपेंट2इन है उसका जो पोलरिटी है वो भी लेस पोलर होगा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डाइपोल मोमेंट। Next we are going to discuss the difference in the boiling point of the cis and the trans isomer. So here I have written all about the difference in the boiling point between the cis isomer and the trans isomer. You can see the cis isomer is having higher boiling point than the trans isomer. रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि cis isomer just now we have discussed कि cis isomer का जो dipole moment है it has got higher dipole moment value. So more polarity और जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा
उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगा. सो इट इज रिटन कि मोर पोलर होगा एंड ग्रेटर द पोलरिटी ग्रेटर इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीज ब्यूट-2-इन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 277 केल्विन एंड ट्रांस ब्यूट-2-इन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लिटिल लेस, दैट इज 274 केल्विन. तो ये जो डिफरेंसेस है सीज और ट्रांस आइसोमर्स में, ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन. नाउ लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स. फर्स्ट मेथड इज बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस का जो पार्शियल रिडक्शन करके एल्केन्स बना सकते हैं हम. यू मस्ट नो दैट एल्काइंस को जो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन काफ़ी फास्ट रेट में हम कर सकते हैं एंड वी कैन कन्वर्ट द एल्काइंस टू एल्केन्स देन कंपेयर टू द कन्वर्शन ऑफ एल्कीन टू एल्केन, बिकॉज एल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है. सो जो एल्काइंस है वो इजीली रिड्यूस हो सकते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से एल्केन्स में, और हम एल्कीन स्टेज में रिएक्शन को अगर रोक दे तो हमें एल्केन मिल जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूटेबल कैटलिस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा और हम क्या कर सकते हैं, एल्काइंस को रिड्यूस करके एल्कीन स्टेज में ही रिएक्शन को रोक सकते हैं और हमें एल्केन मिल सकते हैं. तो बात यह है कि जो एल्काइंस है दे अंडरगो सीस ट्रांस आइसोमरिज्म, दैट मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. एंड सो अगर हम सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ करें तो एल्काइंस को हम सीज एल्केन या तो ट्रांस एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर हम एल्काइंस को रिड्यूस करने के लिए लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करें, लिंडलर कैटलिस्ट क्या है मैं अभी लिखने वाली हूँ. लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करने से हमें प्रेफरेंशियली सीज एल्केन मिलेगा, और अगर हम सोडियम इन लिक्विड एमोनिया यूज़ करें रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट हिसाब से, इन दैट केस जिसको बार्क रिडक्शन भी कहा जाता है, तो हमें ट्रांस एल्केन मिलेगा. तो सबसे पहले हम देखें कि लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है. इट इज पैलाडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट एंड partially poisoned by sulfur or quinoline. This is what is Lindlar's catalyst. So let us suppose we take but2-ine. So suppose we are using Lindlar's catalyst. Hydrogen in presence of palladium supported over barium carbonate plus sulfur or quinoline. This is called Lindlar's catalyst. Then we will get cis-but2-ine. और अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, इसको कहा जाता है बार्क रिडक्शन, देन वी विल गेट trans-but2-ine, that means this one. So this is the first method of preparation of alkene by the partial reduction of alkyne. Next method is dehydrohalogenation. This is also known as beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है इसको, ये मैं अभी रिएक्शन लिख करके आपको बताऊंगी. इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है अल्काइल हैलाइड को एक बेस के साथ ट्रीट करना है, अल्कोहलिक बेस. अब ये बेस क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो द रिएक्शन विल बी दिस. सपोज दिस इज योर अल्काइल हैलाइड CH3 CH2I iodoethane plus potassium hydroxide alcoholic. If you take, then you will get the product CH2 double bond CH2. The name itself suggests that dehydrohalogenation is taking place here. मतलब one molecule hydrogen halide will be eliminated. अब हैलोजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन एटम को हम कहेंगे अल्फा कार्बन एटम. तो ये जो अल्फा कार्बन एटम है इसमें से हैलोजन एटम जाएगा एज हैलाइड आयन, और इसके एडजेसेंट जो कार्बन एटम है इसको अगर आपने अल्फा कार्बन एटम बोला तो ये होगा आपका बीटा कार्बन एटम. सो बीटा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, जिनको हम बीटा हाइड्रोजन एटम कहेंगे, उनमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है ये हैलोजन एटम के साथ मिलके एज हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा. तो
तो ये जो कार्बन एटम इसमें से हाइड्रोजन एटम एज H+ निकलेगा और यहाँ से आयोडाइड आयन जो है एज I- निकल जाएगा। तो ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो देयर विल बी अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन दिस टू कार्बन एटम। सो आपको एल्केन मिलेगा। सो दैट इज हाउ ये जो हाइड्रोजन हैलाइड निकल रहा है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे HI निकलेगा, ये HI और KOH के रिएक्शन में बनेगा KI एंड वाटर। सो आपका प्रोडक्ट जो है प्लस आप क्या लिखोगे, KI प्लस वाटर। सो दिस इज योर डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन एंड उसमें से हमें ये एल्केन मिलते हैं। अब बात ये है कि ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन फॉर एल्काइल हैलाइड्स हैविंग सेम एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट हैलोजन एटम्स। उनमें सपोज कि R ग्रुप इज द एल्काइल ग्रुप एंड दैट इज सेम, एंड RI, RBr, RCl, ये जो एल्काइल हैलाइड्स है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, RI विल बी ग्रेटर देन RBr, RBr विल बी ग्रेटर देन RCl। एंड ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स हैविंग द सेम एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट हैलोजन एटम्स, इसका रीजन है bond dissociation energy which decreases in this order, RI less than RBr less than RCl। so RI bond easily टूट जाएगा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, that's why RI का reactivity सबसे ज़्यादा होगा। now if the halogen atom is same and the alkyl groups are different, in that case the reactivity order of different alkyl halides will follow this order: 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. That means tertiary alkyl halide will be the most reactive, then it will be secondary alkyl halide, then it will be primary alkyl halide. इसका रीजन आगे हम बताते हैं आपको क्यों ऐसा है। इसके लिए हमें जानना है एक रूल जिसका नाम है सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल बताते हैं the more highly substituted alkenes are more stable, because more the substitution, greater are the number of hyperconjugative structures. So सेट-जेव्स रूल क्या बताते हैं कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी फॉलो करेगा ये ऑर्डर। टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। रीज़न ये है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जो एल्केन बनेगा दैट विल बी द मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्केन, और एल्केन जितना हाईली सब्सटीट्यूटेड होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मोर द सब्सटीट्यूशन ग्रेटर आर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब हाईली सब्सटीट्यूटेड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जितना लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम्स होगा उतना ही हम कहेंगे कि इट इज द हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्केन। तो अब हम रिएक्शन लेते हैं एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, इसी रिएक्शन को हम देखते हैं। अब ये जो एल्काइल हैलाइड हम लेंगे ये होगा क्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज द कंपाउंड, सो दिस इज क्लोरोब्यूटेन। सो व्हेन यू ट्रीट क्लोरोब्यूटेन विथ alcoholic potassium hydroxide, you have to heat it, then you get this product CH3 CH2 CH double bond CH2 plus KCl plus water. Now let us see, we are taking 2-bromobutane and treating it with KOH alcoholic. Now we will get two products, one will be CH3 CH double bond CH CH3, this will be 80%, this is more stable, plus another alkene also as minor product we will get CH3 CH2 CH double bond CH2, this we will get 20%, and this is less stable. So here the reason is halogen atom is attached with this carbon atom, so halogen atom will go from this carbon atom. Now if this carbon atom is the alpha carbon atom, then this one is also beta carbon atom, this one is also beta carbon atom. So on principle ये जो कार्बन एटम है इससे भी H+ निकल सकते हैं और Br- के साथ कंबाइन करके HBr होकर के निकल सकते हैं, और ये कार्बन एटम से भी H+ निकल सकते हैं बिकॉज ये भी बीटा कार्बन एटम है। तो अगर
ये वाला कार्बन एटम से बीटा हाइड्रोजन निकलते हैं तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, जो एल्केन मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा। बिकॉज ये जो कार्बन एटम है ये तो Br माइनस निकल जाने से ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला कार्बन एटम से अगर H प्लस निकल गया तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड और हमें मिलेगा Butene एज द प्रोडक्ट। और अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलते हैं सो ये कार्बन एटम भी आपका बीटा कार्बन एटम है, यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम निकल सकते हैं एज H प्लस। तो अगर यहाँ से निकला तो ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने लिखा 80% ये बनेगा, 20% ये बनेगा, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। रीजन क्या है, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसमें देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है एक सिर्फ है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने कहा था जितना कम होगा उतना ही हाईली सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा एल्केन को। तो दिस वन इज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड देन कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज ये जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है But1N में, इसमें ये वाला कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ 1 हाइड्रोजन है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर मोर हियर देन कंपेयर टू दिस वन। सो दिस वन इज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो व्हाई मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स आर मोर स्टेबल देन कंपेयर टू लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स? The reason is hyperconjugation structures। तो देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन एटम को हम बनेंगे अल्फा कार्बन एटम, तो ये होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम, और ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में But2 में कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। सो 6 जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड का बन सकता है। जबकि ये जो कंपाउंड है ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये वाला माना जाएगा अल्फा कार्बन एटम, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का But1N का सिर्फ 2 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जबकि इसका 6 बन सकते हैं। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी। ये कंपाउंड का ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, इन 3 से जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उतना ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फिर ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है इसके वजह से भी बनेगा। तो पहले देखिए But2 का किस तरह से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन पा रहा है वो देखिए। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे ये आ जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होकर के आ जाएगा और उसी वजह से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में चला जाएगा। सो द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये नीचे ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह ही डबल हेडेड एरो से बनाया जाता है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर के आ गया तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन के पास चला गया है तो ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा HC और ये जो है अभी इस तरह से रहेगा H+। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं शो होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होकर के आ गया और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH माइनस ये CH3। उसी तरह से क्या हो सकता था, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये भी फ्लो होकर के आ सकता था, इसके नहीं आकर के इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से आ सकता था। तो अनदर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन का नहीं, ये वाला हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरह से फ्लो होकर के आ जाता तो डबल बॉन्ड CH माइनस CH3। एक और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनेगा, अगर हम ये दोनों को छोड़ के इस बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फ्लो करते तो ये होता स्ट्रक्चर, ये हो जाना था H+ और ये डबल बॉन्ड CH माइनस CH3। अब देखिए But2 का ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इन 3 से ये 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। उसी तरह से ये जो अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ अटैच जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है इसके वजह से भी 3 और इसी तरह से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है
बनता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं एंड सो ब्यूट 2 इन का जो स्टेबिलिटी है वो ब्यूट 1 इन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। उसके बाद अगला जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो होगा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मतलब आप समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन मतलब देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल्स कॉन्टेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम, एल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम हो, ऐसा एल्कोहल को हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो फॉस्फोरिक एसिड से हीट करना पड़ेगा। देन 1 molecule of water will be eliminated and alkene will be formed. So let us suppose first of all we are taking this alcohol CH3 CH2OH and we are heating it with concentrated H2SO4 acid and ये जो concentrated H2SO4 acid है इसका concentration it will be 95%. रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ। अल्कोहल एक मॉलिक्यूल वाटर जैसे इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा, साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज अल्फा कार्बन एटम एंड दिस वन इज बीटा कार्बन एटम। सो अल्फा कार्बन एटम से OH ग्रुप जो है एज OH माइनस निकल रहा है और यहाँ से बीटा कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम एज H प्लस निकल जाएगा, तो H प्लस OH माइनस मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा तो ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स वाई यू आर गेटिंग एल्केन। नाउ सी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वो भी वही रूल फॉलो करते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद है प्राइमरी अल्कोहल। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो कंडीशन आप देख रहे हो डिहाइड्रेशन का, वो भी आप देखो कैसे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के बाद अभी हम सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं, से वी आर टेकिंग CH3 CHOH CH3 प्रोपान-2-ऑल, तो वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड। पर इसका देखिए कॉन्सेंट्रेशन अभी जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी 60%। यहाँ पे तो ऐसा बात है कि OH ग्रुप ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा। तो अगर बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से निकले तो भी जो एल्किन बनेगा, इस कार्बन से निकले तो भी वही एल्किन बनेगा, प्रॉप 1 इन ही बनेगा और कोई दूसरा एल्किन नहीं बन सकते हैं। सो दिस विल बी योर एल्किन। नाउ लेट अस कम टू टर्शियरी अल्कोहल। ये टर्शियरी अल्कोहल को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड से ट्रीट कर रहे हो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है काफी लो चाहिए हमें, 30% ओनली। तो यहाँ से OH निकल जाएगा, या तो इसमें से या तो इसमें से या तो इसमें से, कहीं से भी एक बीटा हाइड्रोजन निकल के जो एल्किन हमें मिलेगा वो एल्किन होगा। तो आप देखिए कंडीशन माइल्ड से माइल्डर होता गया। जब आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया था आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करना पड़ा 95% यूज करना पड़ा, आपको इथिन मिला। इथिन जो है सबसे लीस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्किन है। इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है हर एक के पास 2-2 हाइड्रोजन एटम है, सो इट इज द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्किन। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उसके बाद देखिए जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था वो 60% से ही कम चल गया और आपको ये वाला एल्किन मिल गया। ये वाला एल्किन जो है प्रॉप 1 इन, इट इज लिटिल मोर सब्सटीट्यूटेड देन कंपेयर टू इथिन, बिकॉज इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसमें हाइड्रोजन एटम्स के नंबर इसके कंपैरिजन में, इथिन के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद आपने अल्टीमेटली लिया टर्शियरी अल्कोहल, ओनली 30% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपको जरूरत पड़ा और उसी से ही डिहाइड्रेशन इसका हो गया है। और ये एल्किन जो दिया, इस एल्किन में जो सब्सटीट्यूशन है वो मैक्सिमम है, बिकॉज जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये तीनों एल्किन के कंपैरिजन में इसमें सबसे कम है। दैट इज वाई जो आपका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वो भी सबसे ज्यादा इसी का ही माना जाता है टर्शियरी अल्कोहल का, बिकॉज ये सबसे हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्किन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एल्किन्स बन रहे हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। सो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, 3 डिग्री
greater than 2 degree, greater than 1 degree. Now dehydration of alcohol डिस्कस करते हुए एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डिहाइड्रेशन का, जिससे क्लियर आपको समझ आएगा कि इसमें भी सेट-जेफ रूल ही फॉलो होती है। जैसे कि सपोज अगर आप लेते हो ब्यूटान 2-ऑल, ब्यूटान 2-ऑल को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हो, यू गेट ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। देखो ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, ये तो आपका अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये भी बीटा कार्बन एटम है, ये भी बीटा कार्बन एटम है। बीटा हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से गया तो जो एल्कीन आपको मिलेगा दैट विल बी ब्यूट 1-इन, और अगर बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से जाता है तो आपको जो एल्कीन मिलेगा दैट विल बी ब्यूट 2-इन। And already we have discussed that but 2-इन is more highly substituted than compared to but 1-इन. So कौन सा एल्किन ज्यादा परसेंटेज में बनेगा? जो मोर स्टेबल एल्किन है वो ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, that means but 2-इन will be in more percentage because it is more stable, and but 1-इन लेस परसेंटेज में बनेगा because it is less stable. तो ये दो एल्किन हमें मिलेगा. This will be 80% because it is more stable. This will be 20% only as it is less stable. So यहाँ भी सेट-जेफ रूल फॉलो हो रहा है. Now you will discuss the mechanism of acidic dehydration. Step 1. H2SO4 acid produces H plus ion plus HSO4 minus ion. Now alcohol जो है आपका, suppose we are taking CH3 CH2 OH, आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम इज हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एक्सेप्ट 1 H plus given by H2SO4 acid and it will produce this protonated alcohol. This is called protonated alcohol. Why? Because ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक H plus को जैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया, H plus क्या है? प्रोटोन है, और ऑक्सीजन के पास अभी एक लोन पेयर रह गया और ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर को शेयर करके खुद जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, प्रोटोन एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल. नाउ इज स्टेप 2. दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये पूल कर लेगा. बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूल करने के बाद एज वाटर मॉलिक्यूल यहां से ये निकल जाएगा. This step is slow step and it is the rate determining step. आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं. क्या बनेगा? प्लस चार्ज ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है. कार्बोकैटायन ये जो फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन बीइंग ए हाईली रिएक्टिव स्पेसिस, इमीडिएटली क्या करते हैं? एक प्रोटोन को लूज करते हैं. अब प्रोटोन को लूज ये वाला कार्बन नहीं कर सकता बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये तो प्रोटोन को छोड़ेगा नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज होने के नाते जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एंड दैट्स व्हाई यहाँ से प्रोटोन नहीं निकलेगा, तो प्रोटोन निकलेगा ये वाला कार्बन एटम से. सो जो अगला स्टेप है स्टेप 3 वो ये है CH3. इसको इस तरह से लिखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हम अलग से दिखाते हैं, ये H प्लस बन के निकल जाएगा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को मिलेगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. ये स्टेप बहुत ही फास्ट स्टेप होगा, तो ये एल्किन बनेगा आपका. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल.